नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भारत में ब्रिटिश शासन का एक साम्राज्यवादी षड्यंत्र था। आर्य जाति का आविष्कार 1850 के दशक में एक फ्रेंच जोसेफ आर्थर डे ने किया था, जिसे भारत में ज्यों का त्यों अंग्रेज सैनिक कनिंघम ने अपना लिया, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष था। उसके पहले भारतवर्ष के इतिहास, पुराण और वेदों में कहीं भी आर्य जाति का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि आर्य जाति जैसा कोई चीज था ही नहीं। आर्य शब्द वास्तव में जाति सूचक नहीं, श्रेष्ठता सूचक था, सम्मान सूचक था, और भारतवर्ष के लोगों को सम्मान देने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग करते थे। भारतीयों की पत्नियां अपने पतियों को सम्मान देने के लिए आर्य संबोधन करती थी। आप रामायण, महाभारत, कालिदास, वराहमिहिर, शूद्रक, चाणक्य या किसी को भी पढ़ लें, यही सत्य है। आर्य जाति अंग्रेजों के कुटिल मस्तिष्क की उपज थी। आर्यों को आक्रमणकारी घोषित करने के पीछे क्या उद्देश्य? वास्तव में भारतवर्ष आर्यावर्त ब्रह्मदेश सप्त सैंधव के मूल निवासी, जो ईरान की सीमा से लगे मकरान तट और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर गुजरात में रहते थे। उन्हें ही अंग्रेजों ने कुटिलता से आर्य जाति घोषित कर दोहरी चाल चली थी। एक तरफ तो वह अखंड भारत को आर्य और द्रविड़ जाति में बांटकर कमजोर करने में सफल हुआ, तो दूसरी ओर उसने इस सिद्धांत को बल दिया कि इस देवभूमि भारतवर्ष में रहने वाले लोग भी उनके तरह ही विदेशी, इसी मिट्टी से जुड़े हुए नहीं, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके कि जिस प्रकार आक्रमणकारी आर्य और आक्रमणकारी मुस्लिम भारत पर शासन कर सकते हैं, वैसे ही अंग्रेज भी भारतवर्ष के वैध शासक बनने की योग्यता रखते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर उसने सारे काल्पनिक साक्ष्य और कहानी गढ़ ली, जिसे परजीवी मानसिकता के शिकार नेहरूवादी वामपंथी इतिहासकारों और वामपंथी बुद्धिजीवियों ने अलौकिक ज्ञान मानकर ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। हमें भी वही कुत्सित पाठ पढ़ाते आ रहे हैं। दरअसल 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सत्ता ने महसूस किया कि यदि भारत में अंग्रेजी शासन बरकरार रखना है, तो फिर 3 सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। 1, भारत पर अंग्रेजी सत्ता को वैध साबित करना होगा। दूसरा, फूट डालो राज करो की नीति अपनाना होगा। और तीसरा, अंग्रेजी शासन का समर्थक पैदा करना होगा। कनिंघम के आर्य जाति का आविष्कार और आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को संस्थागत रूप देना भारत पर अंग्रेजी सत्ता को यह दिखाकर वैध साबित करने का प्रयास था कि भारत के लोग भी वास्तव में भारतीय मूल के नहीं हैं, बल्कि वे खुद अपने ही देश भारत पर आक्रमणकारी। जब उन्होंने आक्रमणकारी का आविष्कार कर लिया, तो फिर इसे ऐतिहासिक रूप देने के लिए आक्रमित भी तो चाहिए था। उस समय न अम्बेडकर थे, न तथाकथित मूल निवासी दलित, और न ही सवर्ण, सब हिंदू थे। इसलिए उन्होंने दक्षिण भारत के हिंदुओं को भारत के मूल निवासी और आर्यों को अलग द्रविड़ प्रजाति का घोषित कर उत्तर भारतीयों को आर्य बताकर उसे दक्षिण भारतीयों अर्थात द्रविड़ों पर आक्रमणकारी घोषित कर दिया। इस खुरापात से एक तीर से 2 शिकार हो गया। एक तो हिंदुओं को अपने ही देश भारत पर आक्रमणकारी घोषित कर ब्रिटिश सत्ता को भारत में वैध ठहराने का प्रयास मजबूत हुआ। दूसरा, यह हिंदू मुसलमानों में फूट डालने के सफल प्रयास के बाद फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदुओं में भी फूट डालने का एक बहुत बड़ी सफल प्रयास था, क्योंकि उन्होंने भारत को 2 प्रजातियों आर्य और द्रविड़ में बांटकर उत्तर और दक्षिण भारतीय हिंदुओं को लड़ा दिया।
अपने तीसरे उद्देश्य की पूर्ति का काम अंग्रेज वायसराय ने बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया था। एक धर्मांध प्रोटेस्टेंट ईसाई मैकाले, जो विश्वास करता था कि भारत में ब्रिटिश राज्य के संकट का समाधान भारतीयों को अस्थायी या मानसिक रूप से ईसाई में रूपांतरण नहीं, तो भारत का शिक्षाविद नियुक्त किया गया। 1836 में इसने अपने पिता को लिखा था, आवर इंग्लिश स्कूल आर फ्लोरिशिंग वंडरफुली, द इफेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन ऑन द हिंदूज is prodigious. It's my belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence, and this will be effected without any efforts to proselytize, without the smallest interference with the religious liberty, by natural operations of knowledge and reflection. I heartily rejoice in the project. पत्रकार एवं इतिहासकार स्टेफन नैप ने मैकाले के शिक्षा नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, The purpose was to turn the strength of Hindu intellectuals against their own kind by utilizing their commitment to scholarship in uprooting their own traditions, which Macaulay viewed as nothing more than superstitious. His plan was to educate the Hindus to become Christians and turn them into collaborators. अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसके उद्देश्यों को पूरा कर सके, और उसकी खोज जर्मन ब्रिटिश मैक्स मूलर पर समाप्त, और उसको उसने काम पर लगाया और बड़ी तन्मयता से इस उद्देश्य की पूर्ति में लग गया। उसका लक्ष्य कितना खतरनाक था, यह 1866 में अपनी पत्नी को लिखे पत्र से पता चलता है। वह लिखता है कि इट is the root of their religions, and to show them that the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. मैक्स मुलर ने मरने से पहले अपना झूठ स्वीकार किया था। दुर्भाग्य से भारत में अभी भी संस्कृत के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मैक्स मूलर का ही खतरनाक भाषांतरण पढ़ाया जा रहा है। मैक्स मूलर ने आर्यों के आक्रमण के ब्रिटिश षड्यंत्र को संस्थागत रूप देने के लिए एक मैजिक फिगर दिया कि ऋग्वेद की रचना 1200 ईस्वी पूर्व के आसपास हुई थी। हालांकि बाद में उनके कुतर्कों की काफ़ी आलोचना हुई, जिसके बाद अपने इन कुतर्कों का खुद ही खंडन कर दिया। उन्होंने लिखा है कि इफ नाउ वी आस्क हाउ वी कैन फिक्स द डेट ऑफ दीज पीरियड्स, इट इज क्वाइट क्लियर दैट वी कैनॉट होप टू फिक्स ए terminum qua whether the Vedic hymns were composed in 1000, 1500 or 2000 or 3000 BC. No power on earth will ever determine Bibilal origin of Indian civilization, edited by Balram Singh Center for Indian Studies, Dartmouth, USA, 2010। 1888 में उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि आई हैव डिक्लेयर्ड अगेन एंड अगेन दैट इफ आई से आर्यन आई मीन नाइदर ब्लड nor bones, nor a skull, nor hair. I mean simply those who speak the Aryan language. To me, an ethnologist who speaks of Aryan blood, Aryan race, Aryan eyes and hair is as a great a sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary or of brachycephalic grammar.
Max Muller Biography of Words and The Home of the Aryans by London 1888। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि मैक्स मुलर ने जिस आर्यों के एक जाति होने और उनके आक्रमण के मिथ्या सिद्धांत का दुष्प्रचार किया था, उन्होंने अंततः इसे इनकार कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश आज भी इतिहास के विद्यार्थियों को यही दुष्प्रचार और षड्यंत्र भारत के इतिहास के नाम से पढ़ाया जा रहा है, जिसका कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बचपन में जवाहरलाल नेहरू का झूठ और मक्कारी से भरा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पढ़कर इतनी आत्मग्लानि और हीन भावना का शिकार हो गए थे। स्वामी विद्यानंद की पुस्तक आर्यों का आदि देश भारत पढ़कर जब मुझे एहसास हुआ कि हम और हमारे पूर्वज अपने ही देश पर आक्रमणकारी नहीं बल्कि सदियों से इसी मिट्टी की धरोहर थे, तो ऐसा लगा मानो सर से लाखों टन का बोझ हल्का हो गया। अंग्रेजों ने अपने निज स्वार्थों की पूर्ति के लिए भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास और इतिहास पुरुष को कुटिलतापूर्वक माइथोलॉजिक काल्पनिक करार देकर यह घोषित कर लिया कि हम विदेशी आर्य जाति के वंशज और हम अपनी ही मातृभूमि पर आक्रमणकारी हैं तथा हम सिर्फ 1500 BC और पहले अर्थात आज से 3500 वर्ष पहले भारत आए थे। क्या आप मानते हैं? अरे उसे हजारों साल पहले के तो हमारे पास भौतिक साक्ष्य उपलब्ध, लिखित साक्ष्य तो हजारों और लाखों वर्ष पहले की घटनाओं का वर्णन करता है जो इसी भूमि के कण कण से संबंधित। धन्यवाद।